गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे क्लास 12 एग्रीकल्चर बायो, जिसमें अपना लेसन अपन ने स्टार्ट किया था। लेसन का नाम था पादप प्रजनन परिभाषा उद्देश्य एवं विधियां। ठीक है, जिसमें लास्ट में अपन ने संकरण की विधि के कुछ चरण पढ़े थे, उनको अब डिटेल से पढ़ते हैं। पहले संकरण क्या होता है एक बार फिर से अपन संकरण क्या होता है? दो भिन्न जीन प्रारूप वाले पौधों में से किसी एक के विभेद के पराग कणों को, दो भिन्न जीन प्रारूप, दो अलग अलग प्रारूप वाले क्या पौधों में से किसी एक के पराग कणों को दूसरे विभेद के पुष्पों से परागण करवाने पर उसके वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित कर परागण क्रिया कराने तथा इन परागण होने से जो नया पौधा उत्पन्न होता है, संतति प्राप्त करते हैं, इसे अपन संकरण कहते हैं। संकरण दो प्रकार का होता है, एक तो अंतर प्रभेदी संकरण और एक होता है दूरस्थ संकरण। अंतर प्रभेदी संकरण में अपन क्या करते हैं, इसमें एक ही जाति के विभिन्न किस्मों, अंतर प्रभेदी संकरण में तो एक ही जाति के विभिन्न प्रकार की किस्मों का आपस में संकरण करवाया जाता है और ज्यादातर पादप प्रजनन में इसी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सर्वाधिक प्रयोग। ठीक, दूरस्थ में क्या होता है, एक प्रजाति के बीच भिन्न भिन्न प्रजातियों के बीच संकरण करवाया जाता है। एक प्रजाति का पौधा होता है, उसका संकरण किसी अन्य प्रजाति के साथ करवाया जाता है। ठीक, इसे विस्तृत संकरण कहते हैं और इसके कारण क्या होते हैं, अलग अलग जीनस प्राप्त होते हैं। अब संकरण विधि के चरण अपन देखते हैं क्या होता है। संकरण विधि के चरण क्या होते हैं तो देखिए। संकरण विधि संकरण की विधि कैसे होती है, क्या उसके चरण होते हैं, उसकी अगर अपन चर्चा करें तो पादप प्रजनन के संकरण की क्रिया के निम्नलिखित 7 चरणों में बांटा गया है। 7 चरणों में ये होती है पादप संकरण की क्रिया विधि को निम्नलिखित 7 चरणों में बांटा गया है। 7 चरणों में बांटा गया है। ठीक है, देखिए शायद हमने ये लिख लिया था, चरणों के नाम भी अपन ने लिखे थे, तो आप उसके आगे अब जो मैं लिख रहा हूं पहला नंबर लगा के अपने नोट्स में लिखना। ठीक है, पहला है जनकों का चयन। पहली चीज है जनकों का चयन। जनकों का चयन कैसे होता है तो देखिए, जिन लक्षणों में सुधार की योजना है, अब लक्षणों के सुधार के लिए या फिर अपन कहते हैं उन्नत किस्म प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, अपन संकरण करवाते हैं नए उन्नत किस्म के पौधे प्राप्त करने के लिए। तो एकदम नया पौधा तो अपन प्राप्त करते नहीं है, बस गुणों में परिवर्तन करते हैं, गुणों को क्या करते हैं आपस में मिलाते हैं। ठीक है, तो ये जो सुधार करने की योजना होती है, अब जिन लक्षणों में सुधार की योजना है अपने जिन लक्षणों का सुधार करना चाहते हैं, उनका एक जनक में क्या होना चाहिए, समुचित परिमाण में उपस्थित होना अनिवार्य होता है। ठीक है, जनक ऐसे लेने हैं जिनमें से एक जनक में क्या हो, हम जो लक्षण चाहते हैं। ठीक है, जैसे 2 पादप है। ठीक है, 2 पादप है, ये एक पादप, ये एक ये। ठीक है, इसमें एक गुण है और इसमें एक गुण है। ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारे पास ये भी हमें चाहिए गुण और ये भी, इसका एक गुण ये भी हमें चाहिए। तो हम क्या चाहते हैं, ठीक है, कि ये दोनों गुण हमारे एक ही पौधे में हो, तो हम क्या करते हैं इसके बीच संकरण करवाते हैं, जिससे ये गुण भी आने वाली संतति में आ जाता है, ये गुण भी आ जाता है। तो जनकों का चयन करते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए, हम जिन पौधों के बीच संकरण करवा रहे हैं उसमें हमारा इच्छित गुण होना चाहिए। जो गुण हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी में हो, वो गुण एक जनक में तो कम से कम होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये होता है कि जिन लक्षणों में सुधार की योजना है, जिन लक्षणों में सुधार की योजना है, जिन लक्षणों में क्या है, सुधार की योजना है, हम जिन लक्षणों में सुधार की योजना करते हैं,
सुधार की योजना है उनका एक जनक में समुचित परिमाण में उपस्थित होना अनिवार्य होता है। उनका क्या होना चाहिए, उनका कम से कम एक जनक में, उनका एक जनक में, वो भी क्या, समुचित, यानी जितनी मात्रा है उतनी मात्रा में होना चाहिए, समुचित परिमाण में उपस्थित होना अनिवार्य होता है, अनिवार्य होता है। ठीक है, आगे देखिए, फिर जनकों का मूल्यांकन करते हैं। दूसरा चरण है जनकों का मूल्यांकन। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ठीक है। जनकों के मूल्यांकन की अगर बात करें अपन कि जनकों का मूल्यांकन कैसे करते हैं, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते क्या है, यदि संबंधित क्षेत्र में क्या होता है, में एक या अधिक जनकों का निष्पादन ज्ञात नहीं हो, यानी एक या अधिक क्षेत्र जनक हो वहां पे, और हमें कौन सा लेना है, ठीक है, कौन से जनक हमने ले लिए, कई सारे पौधे उठा के लेके आ गए, लेकिन उनमें से हमारे इच्छित लक्षणों वाला जनक कौन सा और कौन सा उन्नत किस्म का, उत्तम किस्म का है, तो निष्पादन ज्ञात ना हो तो उन्हें 1-2 वर्षों तक उस क्षेत्र में क्या करना चाहिए, उगाना चाहिए। उन पौधों को हमें उगाना चाहिए 1-2 साल तक, ठीक है, ताकि उनसे उत्पन्न जो पादप होते हैं, उनसे पौधे उगेंगे, उनसे बीज होंगे, फिर उनको उगाएंगे, तो हमें एकदम पूरा परफेक्ट नॉलेज हो जाएगा, पता चल जाएगा, मूल्यांकन हो जाएगा जनकों का कि हमें, हम जिस लक्षण को चाहते हैं, जिस गुण को चाहते हैं, वो उन पादप में है या नहीं है, उपस्थित है या नहीं है। ठीक है, तो यदि संबंधित क्षेत्र में एक या अधिक जनकों का निष्पादन ज्ञात नहीं हो, यदि संबंधित क्षेत्र में एक या अधिक जनकों का, एक या अधिक जनकों का निष्पादन ज्ञात न हो, निष्पादन ज्ञात ना हो, तो उन्हें 1-2 वर्षों तक उस क्षेत्र में उगाना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, तो उन्हें 1 या 2 वर्षों तक उस क्षेत्र में क्या करना चाहिए, उगाना चाहिए। हमें उस क्षेत्र में क्या करना चाहिए, इनको उगाना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, फिर तीसरा चरण है विपुंसन। तीसरा चरण है विपुंसन। विपुंसन क्रिया करते हैं। विपुंसन में क्या होता है वो भी अपन देखते हैं। ठीक है, तो देखिए विपुंसन में क्या होता है, पराग कणों के परिपक्व हो जाते हैं। जब पराग कण परिपक्व हो जाते हैं तो परिपक्व होने से पहले पराग कोषों या पुंकेसर को स्त्री केसर को बिना क्षति पहुंचाए, ना तो पराग केसर को क्षति पहुंचानी है, ना स्त्री केसर को क्षति पहुंचाती है। क्षति पहुंचाए किसी पुष्प से निकाल देना या पराग कणों को निर्जीव कर देना क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा विपुंसन कहलाता है। क्या कहलाता है, विपुंसन कहलाता है। पराग कणों के परिपक्व होने से पहले पराग कणों के परिपक्व होने से पहले पराग कोषों या पुंकेसर या क्या पुंकेसर या क्या पुंकेसर को स्त्री केसर पुंकेसर तथा स्त्री केसर को बिना क्षति पहुंचाए, बिना क्षति यानी नुकसान पहुंचाए
पुंकेसर को क्या करना, स्त्री केसर को बिना क्षति पहुंचाए पुष्प से निकाल देना, या पराग कणों को निकाल देना, या पराग कणों को क्या करना, पराग कणों को निर्जीव कर देना, क्या कहलाता है हमारा, विपुंसन कहलाता, विपुंसन कहलाता है। ये प्रक्रिया विपुंसन कहलाती है, अर्थात पराग कोषों या पुंकेसर को निकाल देना। स्त्री केसर को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए, यानी जो द्विलिंगिक पुष्प होता है, उभयलिंगिक पुष्प होता है, जिसमें स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों हो, तो पुंकेसर या पराग कणों को क्या कर देना, निकाल देना, या पराग कणों को वहां निर्जीव कर देना। ठीक है, जिससे क्या होता है, जिससे वो स्वपरागण नहीं होता है, क्योंकि स्वपरागण हो गया तो क्या फायदा। हमें तो एक पौधे के पुष्प, एक पौधे का परागण किसके साथ, दूसरे पौधे के साथ करवाना है। अगर एक ही पौधे में स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों उपस्थित है, तो वो तो आपस में क्या कर लेंगे, परागण क्रिया कर लेंगे, परागकण आपस में आदान प्रदान, परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएंगे, तो उन परागकणों का उपयोग अपन करेंगे दूसरी जगह कैसे करेंगे। ठीक है, या उस स्त्री केसर का उपयोग दूसरी जगह कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे संकरण के लिए। ठीक है, तो इसलिए विपुंसन जरूरी है, ताकि परागकणों को निकाल दिया जाए। फिर है थैली लगाना। चौथा है थैली लगाना। अब थैली लगाना क्या होता है, थैली लगाना देखिए, जो अवांछित परागण से बचने के लिए, अब अवांछित परागण से, अब पुष्प के अंदर से पुंकेसर तो हमने निकाल दिया, लेकिन क्या परागण सिर्फ एक ही तरीके से होता है, उसी पुष्प का पराग कणों का कहाँ स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर ट्रांसफर होता है, नहीं। इसके अलावा भी हमने पर परागण पढ़ा है, जिसमें हवा, जल, इनके द्वारा क्या होता है, परागण हो जाता है। तो ये अवांछित परागण है, हम ऐसा नहीं चाहते, तो इसके लिए क्या करते हैं, अवांछित परागण से बचने के लिए विपुंसन के बाद पुष्प क्रम अथवा पुष्पों को बटर पेपर से, पुष्प क्रम या पूरे पुष्प को क्या करते हैं, बटर पेपर से या पॉलीथीन आदि से उचित आकार की थैली में बंद कर दिया जाता है, जिससे परागण बिल्कुल ही ना हो। ठीक है, तो अवांछित परागण से बचने के लिए, अवांछित परागण से बचने के लिए, अवांछित परागण से बचने के लिए हम क्या करते हैं, अवांछित परागण से बचने के लिए विपुंसन के बाद पुष्प क्रम, बचने के लिए विपुंसन के बाद क्या करते हैं अपन, पुष्प क्रम अथवा या पुष्प को बटर पेपर या पॉलीथीन की थैली, पॉलीथीन आदि से उचित आकार की थैली में बंद कर देते हैं। पॉलीथीन आदि से उचित आकार की थैली में क्या कर देते हैं अपन, बंद कर देते हैं। थैली में क्या कर देते हैं अपन, बंद कर देते हैं अच्छे से। ठीक है, जिससे जो अवांछित परागण होता है, पर परागण बिल्कुल ही ना हो, और स्व परागण तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने उसमें से पराग कणों को निकाल दिया है, पुंकेसरों को निकाल दिया है। ठीक है, फिर पांचवा है टैग लगाना। टैग लगाना। अब टैग लगाने में क्या करते हैं, देखिए टैग लगाना क्या होता है। टैग लगाने का मतलब है कि विपुंसन पुष्पों का पर कागज का टैग बांधकर क्या करते हैं, निम्न सूचनाएं नोट करते हैं। अपन कुछ सूचनाएं उस पर लिख देते हैं, टैग लगाकर कागज बांध कर क्या कर लेते हैं, सूचनाएं लिख देते हैं। ठीक है, विपुंसित पुष्पों पर कैसा टैग लगाते हैं, कागज का टैग
लगाकर उस पर निम्न सूचनाएं लिखते हैं। पहला है हमारा, पहली सूचना कौन सी है? पहली सूचना है हमारी, देखिए पहली सूचना है हमारी, पहले तो विपुंसन की तिथि। पहली चीज क्या लिखते हैं अपन? पहले लिखते हैं कि विपुंसन कब किया, तो विपुंसन की तिथि, डेट जो भी अपन लिखते हैं। दूसरी चीज अपन क्या लिखते हैं वहां पर? परागण की विधि। ठीक है, परागण कैसे करवाया है, तो परागण की विधि कौन सी काम में लेनी है या कौन सी अपन ने काम में ली है। ठीक है, फिर मादा एवं नर जनकों के नाम। ठीक है, मादा एवं नर जनकों के नाम अपन लिखते हैं साथ में। ठीक है, कि मादा एवं नर जनकों के अपन इसमें क्या लिखते हैं? नाम लिखते हैं। फिर देखिए छठा जो चरण है वो है परागण। परागण, ठीक है, अब परागण नर जनक के परिपक्व उर्वरक जो पराग कणों को एकत्रित करके वर्तिकाग्र पर डाला जाता है। जो नर जनक होता है उसके जो परिपक्व पराग कण होते हैं, जो उर्वर होते हैं, ठीक है, बंध्य ना हो, जिसमें जनन की क्षमता हो, ठीक है, उन पराग कणों को क्या किया जाता है? वर्तिकाग्र पर डाला जाता है। नर जनकों के परिपक्व तथा उर्वर पराग कणों को, उर्वर पराग कणों को एकत्रित करके वर्तिकाग्र पर डाला जाता है। वर्तिकाग्र पर क्या करते हैं अपन? डाला जाता है, वर्तिकाग्र पर डाल दिए जाते हैं। ठीक है, फिर देखिए F1 पीढ़ी में एकत्रित करना। F1 बीजों को क्या करना? सातवां चरण और लास्ट चरण है F1 बीजों। F1 पीढ़ी में जो भी बीज प्राप्त होते हैं उन बीजों को एकत्रित करना। अब परागण हो गया है तो फिर उनमें धीरे धीरे युग्मनज बनेगा, फिर विकसित होगा, विकसित होकर वो बीज का निर्माण करेगा, बीजांड से बीज का निर्माण होगा, अंडाशय से फल का निर्माण होगा। तो F1 पीढ़ी में जो भी बीज हमें प्राप्त होते हैं उन बीजों को क्या करना? एकत्रित करना। ठीक है, तो संकरण से उत्पन्न बीजों को कागज के लिफाफे में क्या करना? एकत्रित करते हैं तथा उपयुक्त कीटनाशी मिलाकर भंडारण करते हैं। उनमें फिर कीटनाशी मिलाते हैं ताकि कोई कीड़े मकोड़े ना लगे, रोग वगैरह ना लगे। ठीक है, संकरण से प्राप्त, संकरण से उत्पन्न बीजों को कागज के लिफाफे में एकत्रित करते हैं। लिफाफे में क्या करते हैं? एकत्रित करते हैं तथा उपयुक्त कीटनाशी मिलाकर भंडारण करते हैं। उपयुक्त कीटनाशी मिलाकर हम क्या करते हैं? इसका भंडारण करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, फिर संकरण कि ये कुछ विधि के चरण थे जो अपन किस प्रकार से संकरण करवाया जाता है। अब संकरण की विधियां भी अलग अलग है, तो संकरण द्वारा प्रजनन की विधियां अलग अलग होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी, उनकी चर्चा करेंगे। देखिए आगे है हमारा संकरण द्वारा प्रजनन की विधियां, इसकी चर्चा करते हैं। तो देखिए 4 विधियां हैं। पहला है वंशावली, दूसरा है पुंज विधि, प्रतीप विधि और बहुसंकरण विधि। पहला है
वंशावली विधि, दूसरा है पुंज विधि, तीसरा है प्रतीक संकरण विधि और चौथी है हमारी बहु संकरण विधि। इनको एक एक करके अपन अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। पहली विधि अपन करते हैं। पहली विधि है वंशावली विधि। वंशावली विधि, इसमें क्या करते हैं अपन, तो देखिए वंशावली विधि की अगर अपन चर्चा करें तो इसमें क्या करते हैं, F2 तथा बाद की पीढ़ियों को एकत्र पौधों का चयन करके उगाया जाता है। F1 पीढ़ी के बाद उनका संकलन करवाते हैं तो F2 पीढ़ी प्राप्त होती है। F2 पीढ़ी से बाद के बीजों को अपन एकत्रित करते हैं और फिर उनको उगाया जाता है। इसमें F2 तथा बाद की पीढ़ियों को, बाद की पीढ़ियों के जो एकल पौधे होते हैं, एकल पौधों को एकत्रित करके उगाते हैं। एकत्रित करके उगाते हैं, फिर क्या करते हैं, सभी चयन किए गए पौधों के जनक एवं पूर्वज का रिकॉर्ड रखा जाता है। इसमें जो भी पौधे अपन चयन कर रहे हैं उगाने के लिए उनका रिकॉर्ड रखा जाता है, उनके जनक कौन से हैं, उनके पूर्वज कौन से हैं, ठीक है, का रिकॉर्ड रखा जाता है, जिसे वंशावली रिकॉर्ड कहते हैं, इसीलिए इसको वंशावली विधि कहते हैं। सभी चयन किए गए पौधों के जनकों और पूर्वजों को, चयन किए गए पौधों एवं पौधों के जनकों एवं, और किसका, जनक एवं पूर्वजों का रिकॉर्ड रखा जाता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे वंशावली रिकॉर्ड कहते हैं। वंशावली रिकॉर्ड कहते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले आपको आगे, और फिर वंशावली विधि में कौन कौन से चरण होते हैं वो अपन देखेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से। स्क्रीनशॉट ले पहले आप इसका। वंशावली विधि की प्रक्रिया कैसे होती है वो अपन देखेंगे, ठीक है। अभी लंबा प्रोसेस होता है संकरण का, ऐसा नहीं है कि आज की और एक साल में हमें प्राप्त हो जाता है, 10-11 साल लगते हैं ऐसे विधियों में, ठीक है। तो देखिए अब 10-11 साल में प्रति साल क्या होता है, क्या करते हैं, तो देखिए पहला है प्रक्रिया, अपन देखते हैं इसकी प्रक्रिया कैसे होती है। प्रक्रिया की चर्चा करें, ठीक है, तो सबसे पहले पहला वर्ष होता है, ठीक है। प्रथम वर्ष में हम क्या करते हैं, जल को, सबसे पहले होता है प्रथम वर्ष, ठीक है। प्रथम वर्ष में क्या करते हैं, जनक आते हैं और उन जनकों का क्या करते हैं, अपन चुने गए जनकों का क्या करते हैं, आपस में संकरण करवाते हैं। तो चुने गए जनकों का आपस में संकरण करवाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज है द्वितीय वर्ष। पहले वर्ष में तो अपन कर दिया क्या, संकरण। फिर द्वितीय वर्ष में क्या होता है, मान लो 1 वर्ष के बाद, 1 साल बाद अपनी फसल देता है, बीज उत्पादन करता है। तो दूसरे वर्ष में क्या होता है, जनक का संकरण करवाने से हमें कौन सी पीढ़ी प्राप्त होती है, F1 पीढ़ी। अब क्या करते हैं दूसरे वर्ष में अपन F1 पीढ़ी के साथ, F1 पीढ़ी के जो पौधे होते हैं, पौधों को समुचित दूरी पर अपन उगाते हैं, ठीक है।
F1 पीढ़ी के जो पौधे प्राप्त हुए हैं, जो बीज प्राप्त हुए हैं, उनको क्या करते हैं, समुचित उचित दूरी पर उगाते हैं। तो F1 पीढ़ी के पौधों को समुचित दूरी पर उगाते हैं, अपन उगाते हैं उसको, ठीक है। जिससे क्या होता है, अधिक से अधिक F2 बीज प्राप्त होते हैं। जिससे ये क्यों उगाते हैं समुचित दूरी पर, जिससे अधिक से अधिक, जिससे ज्यादा से ज्यादा या अधिक से अधिक क्या प्राप्त हो, F2 पीढ़ी के पौधे प्राप्त हो या बीज प्राप्त अपन कर सके, ठीक है। F2 पीढ़ी के पौधे या बीज ही कर लेते हैं अपन इसको, बीज प्राप्त हो। ये होता है द्वितीय वर्ष में क्रिया। तीसरे वर्ष में अपन क्या करते हैं, द्वितीय वर्ष में हमने F1 पीढ़ी प्राप्त की, F1 पीढ़ी के पौधे के बीजों को बोया है, पौधों को बोया है, तो दूसरे वर्ष में हमें क्या होगी, F2 पीढ़ी प्राप्त होगी। अब F1 पीढ़ी के बोने से हमें जो पौधे प्राप्त होते हैं उनके साथ क्या करते हैं, F2 जो पौधे हमें प्राप्त हुए उनको क्या करते हैं, 2000 से 10,000 पौधे लेते हैं, अपन को समुचित दूरी पर उगाते हैं, ठीक है। F2 पौधों कितने, 2000 से 10,000 पौधों को क्या करते हैं, को समुचित दूरी पर उगाते हैं, समुचित दूरी पर उगाते हैं अपन, ठीक है। इनमें से देखिए, अब इनमें से 100 या 500 उन्नत लक्षण प्राप्त वाले पौधों का चयन किया जाता है। जब उगाते हैं फिर इनमें से इन 2000 या 10,000 हमने उगाए हैं, तो उसमें से अगले कार्य के लिए, अगले बार उगाने के लिए हम क्या करते हैं, 100 या 500, 100 से 500 उन्नत लक्षण प्रारूप वाले पौधों का चयन किया जाता है। इनमें से 100 से 500 उन्नत लक्षणों वाले पौधों का क्या करते हैं अपन, चयन किया जाता है। ये तीसरे वर्ष में ये क्रियाएं होती हैं, ठीक है। फिर है चतुर्थ वर्ष। चतुर्थ वर्ष या चौथा वर्ष जिसे अपन कहते हैं। चौथे वर्ष में हमें कौन सी पीढ़ी प्राप्त होगी, F3 पीढ़ी प्राप्त होगी। F3 पीढ़ी के साथ अपन क्या करते हैं, F3 पीढ़ी के साथ अपन करते हैं चयनित पौधों से बीज, चयनित जो पौधे हमने 100 से 500 पौधे प्राप्त किए, उनके जो बीज होते हैं, ठीक है, उन बीजों से एकल संततियां प्राप्त की जाती है। उन बीजों को उगाकर हमें एकल संततियां, एक एक संतति प्राप्त की जाती है, ठीक है। चयनित पौधों के बीजों से एकल संततियां प्राप्त की जाती हैं। एकल संततियां प्राप्त की जाती हैं। फिर देखिए निकृष्ट जो संततियां होती हैं, जो खराब होती है, उनको तो अपन बाहर अलग टाल देते हैं, बिल्कुल बाहर लेते हैं, उनको अपन अगले प्रयोग में शामिल नहीं करते हैं। तो निकृष्ट संततियों को त्याग देते हैं तथा उत्कृष्ट संततियों में से उन्नत किस्मों का चयन किया जाता है, ठीक है। निकृष्ट संततियों को त्याग देते हैं तथा उत्कृष्ट या उन्नत संततियों का चयन किया जाता है। उन्नत संततियों में
उन्नत संततियों में से कुछ पौधों का उन्नत संततियों में से उन्नत पौधों का चयन किया जाता है। पौधों का चयन किया जाता है। अब नेत्रज तो खराब करा थे उनको तैयार थी, पीछे तो बहुत बढ़िया बढ़िया बची, उसी में से और बढ़िया बढ़िया पौधे तैयार अपन को चयन किए जाते हैं। ठीक है, 5वें वर्ष में क्या होता है? 5वां वर्ष कौन सी पीढ़ी प्राप्त होगी हमें? F4। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? इसमें सेम चीज जो F3 में अपन ने की। F3 में फिर पौधों को उगाते हैं, फिर उसमें से खराब निकाल देते हैं, उगने के बाद जो पौधे आते हैं उनको खराब को निकाल देते हैं और उन्नत को चयन कर लेते हैं। ठीक है, तो सेम क्रिया F3 की क्रियाएं पुनः दोहराते हैं। F3 की क्रिया को दोहराते हैं। ठीक है, फिर से वही चीज करते हैं, दोहराते हैं। फिर 6ठे वर्ष में अपन क्या करते हैं? 6ठा वर्ष, ठीक है, F5 पीढ़ी प्राप्त होती है हमें। 6ठे वर्ष में अपन क्या करते हैं? 6ठे वर्ष में देखिए, एकल पादप संततियों की 1 से 3 कतारें उगाई जाती हैं। अब 1 से 3 कतारें, अब एक प्रकार के जो पौधे हैं, उन्नत किस्मों में भी अभी कुछ पौधे ऐसे हैं जो एक दूसरे से भिन्न है, तो उन भिन्न पौधों की 1 से 3 कतारें लगाई जाती हैं, ज्यादा नहीं। अब 1 से 3 कतारें उगाई जाती हैं। तो एकल पादप संततियों की कितनी? 1 से 3 कतारें उगाई जाती हैं। 1 से 3 कतारें अपन उगाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं? अच्छी संततियों में से अच्छे पौधों का चयन करते हैं। ठीक है, आगे क्या करते हैं? अच्छी संततियों में से अच्छे पौधों का चयन करते हैं। उन अच्छी संततियों में से भी और अच्छे बेस्ट पौधे निकालते हैं, चयन करते हैं, और उन्नत व समरूप संततियों की कटाई पुंज में की जाती है। जो उन्नत अच्छे होते हैं और समरूप एक समान होते हैं, उनकी कटाई पुंज में की जाती है, एक साथ की जाती है, अलग अलग नहीं की जाती। ठीक है, तो उन्नत व समरूप संततियों की कटाई पुंज में की जाती है। ठीक है, पुंज में की जाती है। ठीक है, पुंज में की जाती हैं। जो अच्छे पौधों का चयन करते हैं, जो एक जैसे होते हैं, उनको तो पुंज में अपन निकालते हैं। आगे 7वें 8वें वर्ष में अपन क्या करते हैं वो भी देखते हैं। तो देखिए, सातवें 8वें वर्ष में अपन क्या करते हैं वो देखते हैं। तो देखिए, छठा वर्ष तक देख लिया था। 7वें वर्ष में अपन क्या करते हैं? जो 7वां वर्ष होता है, 7वां वर्ष। ठीक है, 7वें वर्ष में अपन क्या करते हैं? 7वें वर्ष में हमें F6 पीढ़ी प्राप्त होती है। कौन सी? F6 पीढ़ी। F6 पीढ़ी प्राप्त होती है। F6 पीढ़ी में हम क्या करते हैं? F5 की क्रियाओं को दोहराते हैं लगातार। F5 की क्रियाएं ये जो हमने पढ़ी वो सब वापस दोहराते हैं। F5 की क्रियाओं को दोहराते हैं, अच्छे से दोहराते हैं वापस उनको। ठीक है, फिर आगे देखिए, 7वें वर्ष में अपन ने क्या F6 पीढ़ी। फिर 8वें वर्ष में क्या करते हैं अपन? 8वां वर्ष। 8वां वर्ष में हमें F7 पीढ़ी प्राप्त होती है।
F7 पीढ़ी में अपन क्या करते हैं, चयनित संततियों का प्रारंभिक उपज परीक्षण किया जाता है। अब F5 की जो वापस इनको दोहराया तो फिर अपन वापस चयनित करते हैं, पौधों को चयन करते हैं लास्ट में, और उन चयनित संततियों का प्रारंभिक उपज परीक्षण करते हैं। वो चयनित पादप होते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे लिए जैसी किस्म हमें चाहिए वैसे है या नहीं है, उनका प्रारंभिक उपज परीक्षण करते हैं। ठीक है, चयनित संततियों का प्रारंभिक उपज परीक्षण करते हैं, प्रारंभिक उपज परीक्षण करते हैं। ठीक है, फिर देखिए 9वें से 11वें वर्ष में अपन क्या करते हैं, जो 9वां से 11वां वर्ष, इसमें अपन क्या करते हैं, इसमें हमें F8 से F10 की पीढ़ी प्राप्त होती है, F8 से F10 की पीढ़ी प्राप्त होती है। ठीक है, अब क्या होता है, उपरोक्त परीक्षण में मानक उन्नत संततियों को समन्वित उपज परीक्षण में लगाया जाता है। इन वर्षों में क्या करते हैं, हमें ये पीढ़ी प्राप्त हुई तो फिर उन्हीं किस्मों को उगाया जाता है, कोई फेरबदल नहीं किया जाता, कोई नई चीजें नहीं डाली जाती है, बस उनका जो परीक्षण चल रहा है उसको उगाते रहते हैं। परीक्षण 3 से 4 साल तक कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो उपरोक्त परीक्षण में मानक उन्नत संततियों को समन्वित उपज परीक्षण में लगाया जाता है। उपरोक्त परीक्षण में, यानी ऊपर वाला जो परीक्षण किया है, उपरोक्त परीक्षण में मानक उनसे उत्पन्न जो पौधे होते हैं उनके मानक से उन्नत संततियों को समन्वित उपज परीक्षण में लगाया जाता है। आखिरी जो टेस्ट होता है वो लगाया जाता है, यानी इन 3-4 सालों में बस अंतिम टेस्ट किए जाते हैं। 3-4 साल और उगाते हैं, अच्छी किस्म प्राप्त करते हैं, जिससे बेस्ट निकल कर आता है। क्या निकल के आता है, बेस्ट। ठीक है, फिर 12वां वर्ष 12वें वर्ष में हम क्या करते हैं, F11 पीढ़ी प्राप्त होती है। ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, हम जैसे लक्षण चाहते थे हमारे पादप में वैसे लक्षण आ जाते हैं। ठीक है, तो विमोचित किस्म के बीज को गुणन एवं वितरण किया जाता है। विमोचित किस्म के बीजों का गुणन एवं वितरण किया जाता है। जो विमोचित किस्म होती है उसके बीजों का गुणन किया जाता है, अर्थात अधिक संख्या में उनको उगाया जाता है और उनका वितरण किया जाता है। ये थी हमारी संकरण की जो वंशावली विधि के चरण कैसे होते हैं। इसके बाद पुंज विधि, प्रतीप विधि और रिकॉर्ड अन्य विधियां हैं, उनके बारे में भी ऐसे ही है और ऐसे ही चर्चा करेंगे अपन। स्क्रीनशॉट ले आप। उम्मीद करता हूं जो भी अपन ने आज पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में एक नई विधि के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।